नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और वक्त हो गया है फटाफट 100 का। 2 दिन तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हो गया और सत्र में आखिरी दिन 7 विधेयक पास हुए, जिसमें हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2020 पारित किया गया। इसके अलावा हरियाणा पंचायती राज विधेयक 2020 सदन में पास हुआ, जिसमें महिलाओं को पंचायती राज में 50% हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई। इसके अलावा पंजाब भू राजस्व विधेयक, हरियाणा नगर पालिका विधेयक, हरियाणा नगर निगम विधेयक पास हुए हैं। इसके बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सीएम मनोहर लाल ने राज्य विधानसभा में घोषणा की है कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम का औद्योगिक प्लाट यदि किसी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को आवंटित होता है या फिर वो खुली बोली में प्लॉट लेता है तो सरकार लागत में 10% की छूट देगी। सीएम ने कहा है कि इसमें एक शर्त है कि प्लॉट लेने वाले को आवंटन के बाद अपनी औद्योगिक इकाई का संचालन 3 साल के अंदर करना होगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा प्रश्नकाल के दौरान की। मुख्यमंत्री ने सदन को यह भी स्पष्ट किया कि औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन में पिछले 6 सालों से उनकी सरकार के कार्यकाल में अनुसूचित जाति के कोटे को खत्म नहीं किया गया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण देने का विधेयक लेकर आए हैं। पीसीए के लिए 8% रिजर्वेशन या फिर 2 सीट रिजर्व रखने का प्रावधान लेकर आए हैं। उन्होंने कहा है कि इसके लिए राइट टू रिकॉल का फैसला करेंगे। इसके तहत 67% लोग इसमें वोटिंग करते हैं तो सरपंच को हटाया जाएगा। प्रदेश में अब सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के चेयरमैन की मतदाताओं के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी। लोगों के पास सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के चेयरमैन को वापस बुलाने का अधिकार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। सीएम ने कहा कि महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण पंचायती राज में दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की आधी संख्या है, महिलाओं के लिए 50% भागीदारी लाने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि बैलेंसिंग फॉर्मूला निकाला जा रहा है ताकि आने वाले समय में पुरुषों की संख्या कम ना हो। सीएम ने कहा कि बीसी का प्रतिनिधित्व केवल पंचायतों में था, अब जिला परिषद के सदस्य और पंचायत समिति के सदस्यों में इसके लिए प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लिखित हत्याकांड की कड़ी निंदा की है। कहा कि राज्य सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए लव जिहाद पर एक कड़ा कानून लाने की तैयारी कर रही है और साथ ही मंत्रिमंडल की अगली बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। सीएम ने कहा है कि सरकार इस साल 7200 करोड़ रुपए के उत्पाद शुल्क संग्रहण का लक्ष्य प्राप्त करेगी, जो कि पिछले साल के उत्पाद शुल्क 6600 करोड़ रुपए से ज्यादा है। विभाग ने कोविड सेस के तौर पर 170 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक राज्य में 2600 कॉलोनियों को नियमित किया गया है। प्रदेश में लगभग 60,000 छोटी और बड़ी अवैध कॉलोनियां हैं, जिसमें फिलहाल सरकार की तरफ से पंजीकरण नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि बिलों को लेकर विपक्षी सिर्फ राजनीति कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जर्मनी में हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे, उनका एक एजेंडा था कि एक झूठ को 100 बार कहें ताकि वो झूठ सच हो जाएगा। सीएम ने कहा कि कोई विषय जिस पर सत्ता पक्ष चर्चा करना चाहता है और विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता, शायद ही ऐसा पहले हुआ। अभय चौटाला ने कहा कि एमएसपी पर खरीद न होने पर इस्तीफे की बात कही थी, मगर आज किसानों की खरीद नहीं हो रही है। अभय चौटाला ने कहा प्रस्ताव से सहमत नहीं। अभय चौटाला ने कृषि कानूनों पर काम रोक प्रस्ताव दिया था। स्पीकर ने कहा कि उसको रद्द किया गया है। अभय चौटाला ने कहा कि कृषि कानूनों पर कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं। कृषि कानूनों का ड्राफ्ट कांग्रेस के समय में बनाया गया। हरियाणा विधानसभा के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर में मिला और उनसे मिलकर हरियाणा विधानसभा के 20 कमरों को लेने के लिए हरियाणा विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव की प्रति और एक ज्ञापन उन्हें सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि विधानसभा भवन में 20 कमरे जो हमारे हिस्से हैं, उन पर आज भी पंजाब ने अवैध तौर पर कब्जा किया है। आज हमारे कर्मचारियों के लिए विभिन्न दल के नेताओं व मंत्रियों तथा समितियों की बैठक के लिए पर्याप्त नहीं है। वहीं दूसरी ओर हमारे 20 कमरों पर पंजाब विधानसभा ने अवैध रूप से अपना कब्जा किया हुआ है।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने आश्वासन दिया है कि वे विधानसभा के सही बंटवारे के लिए चंडीगढ़ के चीफ इंजीनियर को बुलाकर इस विषय की जांच करवाएंगे और इस मामले पर 3 सदस्यीय कमेटी गठित की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि वीपी बदनौर ने यह भी आश्वासन दिया है कि हरियाणा का हिस्सा अवश्य मिलेगा। मुख्यमंत्री के साथ गए प्रतिनिधि मंडल में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा को उसका जल्द ही हिस्सा मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान हो रहा है। इन सीटों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच वोट डाले जा रहे हैं। 78 सीटों में से 63 समान सीटें हैं, जबकि 13 आरक्षित सीटें हैं। तीसरे चरण में कुल 1204 उम्मीदवार मैदान में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में एनडीए के घटक वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी और जेएपी अध्यक्ष पप्पू यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है। मुकेश सहनी सिमरी बिख्यारपुर सीट से हैं और साथ ही जबकि पप्पू यादव मतेपुरा सीट से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से लोकतंत्र के इस पावन पर्व में भागीदारी बनने की अपील की। लिखा कि नियमों का पालन करते हुए वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिहार में तीसरे और अंतिम चरण के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप अपने मत अधिकार का उपयोग कर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें। रोहतक में पराली जलाने वाले किसानों पर सैटेलाइट से निगाह रखने के प्रशासन के दावे हवा साबित हो रहे हैं। किसान रात को पराली जलाते हैं, दिन में अवशेषों को ठिकाने लगा देते हैं ताकि किसी को पता न लगे। रोहतक डीसी का मानना है कि इलाके में प्रदूषण पराली से नहीं बल्कि कूड़ा जलने से हो रहा है। सैटेलाइट से टीम लगाकर निगाह बनाए हुए हैं। बीजेपी की स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरकार से मांग किया है कि राज्य में कॉलेजों में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली छात्रों के लिए 20-20 सीटें बढ़ाई जाएं। एबीवीपी का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में छात्र अच्छे नंबर के बावजूद कॉलेजों में दाखिला नहीं ले पा रहे हैं। इसी बात को लेकर एबीवीपी की तरफ से राजकीय कॉलेज के प्रिंसिपल को गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पंचकुला के रत्तीवाली गांव में ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि गांव के जितने भी लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं उसे रद्द किए जाए और गिरफ्तार लोगों को सम्मान के साथ छोड़ा जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार गांव वालों को झूठे केस में फंसाने के लिए लूट मारपीट और आगजनी का आरोप लगा रहे हैं। मामले में न्याय के लिए ग्रामीणों ने प्रदेश गृह मंत्री अनिल विज से मिलने की गुहार लगाई। कैथल के कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया गया है और मेले में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। किसान मेले में फसलों के अवशेष को किस तरह से आय का साधन बनाया जाए, पराली जलाने से होते प्रदूषण को कैसे रोका जाए और खत्म होती भूमि के पोषक तत्वों के बारे में किसानों के बीच जागरूकता फैलाई गई। यमुनानगर में किसानों के धान की फसल की पेमेंट अब तक नहीं हुई, जिसकी शिकायत लेकर किसानों ने जिला उपायुक्त से मुलाकात की और अपनी परेशानियों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। नियमों के मुताबिक फसल का भुगतान किसानों को 72 घंटे के अंदर ही हो जाना चाहिए, लेकिन तय समय सीमा में पेमेंट न होने से किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। निकिता हत्याकांड में एसआईटी की तय समय में चार्जशीट दाखिल करने के बाद परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट होने की बात कही। चार्जशीट दाखिल के बाद फैसला अदालत के हाथों में। स्टेट क्राइम ब्रांच पंचकुला ने पिछले 1.5 साल से लापता बच्चे को ढूंढ निकाला है। बच्चे का नाम शुभम है, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला है। वो अपने स्कूल से घर जाते वक्त लापता हो गया था। 15 से 20 दिन पहले करनाल मधुबन पुलिस ने गुमशुदा शुभम को बाल गृह आश्रम भेज दिया था, जहां काउंसलिंग के दौरान सच सामने आया है और पुलिस ने बच्चे को उसके घर वालों को सौंपा। फरीदाबाद के युवाओं को 10% नौकरी देने के बिल पर पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने मोर्चा खोल दिया है। टेकचंद शर्मा का कहना है कि विधानसभा में बैठे फरीदाबाद और गुरुग्राम के विधायक भी इस बात को गंभीरता से लें।
टेकचंद शर्मा ने कहा कि जमीन और पानी हमारा विषैला हो रहा है और नौकरियां दूसरे जिलों को दी जा रही हैं। इससे युवाओं के भविष्य पर भी तलवार लटक गई है। पंचकुला में फूड सप्लाई ऑफिसर ने टीम के साथ छापेमारी कर चंडी मंदिर एरिया में 308 किलो नकली और मिलावटी मिठाई सीज की है, जबकि 87 किलो मिठाई को नष्ट किया गया। अधिकारी को सूचना मिली थी कि चंडी मंदिर एरिया में मिठाई की दुकान में नकली और मिलावटी मिठाई बनाई जा रही है। छापेमारी कर मिठाइयों के सैंपल लिए गए। त्योहारी सीजन को देखते हुए कैथल में स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत मिठाइयों की दुकानों की जांच की गई और मिठाइयों के 11 सैंपल लिए गए। दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि खुली मिठाइयों के आगे मिठाई की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट और एमआरपी जरूर लिखें, जिसमें ग्राहक को मिठाई की पूरी जानकारी मिल सके। अगर कोई दुकानदार ऐसा नहीं करेगा तो उसे 2 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अभी स्वास्थ्य विभाग दुकानदारों को जागरूक कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सोना के गांव भोंसी में लॉकडाउन के दौरान सैनिटाइजर घोटाले को लेकर एसडीएम ने जांच शुरू कर दी है। मामले में शुरुआती जांच में महिला सरपंच नदारत रही। ग्राम सचिव भी बिना दस्तावेजों के एसडीएम कार्यालय पहुंचे। एसडीएम ने ग्राम सचिव को जमकर फटकार लगाई। लॉकडाउन के दौरान गांव के आधे दर्जन पंचों ने सैनिटाइजर घोटाले का आरोप सरपंच पर लगाया था, जिसकी जांच की जा रही है। रादौर अनाज मंडी में धान की फसल से निकलने वाले कचरे को उठाने के लिए मार्केट कमेटी ने लाखों रुपए का ठेका दिया। बावजूद इसके ठेकेदार के कबाड़ उठाने के धीमे गति से जगह जगह कबाड़ काटने लगा। मंडी में लाखों कुंटल गेहूं खुले जमा है। ऐसे में अगर मंडी में अचानक से इस कबाड़ में आग लग जाती है तो काफी नुकसान हो सकता है, लेकिन मंडी प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं। मार्केट कमेटी के कार्यकारी सचिव का कहना है कि धान सीजन में मंडी में जगह न मिलने के कारण कबाड़ उठाया नहीं जा सकता। ठेकेदार को जल्द कबाड़ उठाने के आदेश दिए जाएंगे। अंबाला में हरियाणा विभाग, परिवहन विभाग और आरटीए विभाग ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान दस्तावेज पूरे न होने के कारण उत्तर प्रदेश नंबर की एक निजी बस का 51,000 का चालान काटा गया। हरियाणा रोडवेज विभाग के ट्रैफिक इंचार्ज रामफल शर्मा ने बताया है कि प्रदेश में बिना दस्तावेज के घूम रहे वाहनों का चालान किया जाएगा। इसके लिए रोडवेज डिपार्टमेंट समय समय पर चेकिंग करता रहेगा। सोना दोला मार्ग पर बने एक डेयरी को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने 15 कीमती भैंसों को चुराकर फरार हो गया। अज्ञात चोरों ने हथियार के दम पर वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि चोरों ने काम करने वाले मजदूरों को बंधक बनाकर भैंसों की चोरी की। बदमाशों की संख्या 20 से ज्यादा थी। फिलहाल मामले में पुलिस जांच कर रही है। करनाल में तिरावड़ी के पास दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर एक कैंटर में आग लग गई। कैंटर में मोबाइल टावर का सामान रखा हुआ था। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फतेहाबाद में क्रिकेट बैट से की गई पुजारी की पिटाई के मामले में 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिटाई में इस्तेमाल किया गया बैट भी बरामद कर लिया गया। 3 दिन पहले पुजारी की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें भीड़ और युवक क्रिकेट के बैट से पुजारी की पिटाई कर रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत है। पुलिस कर्मचारी की शिकायत पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने गांव डाबी कला निवासी और गांव कुइया निवासी समेत कई के खिलाफ केस दर्ज किया। करनाल के वसंत विहार में एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। सनगे पति ने लोहे की रॉड से पीट कर पति को मौत का घाट उतारा। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मृतका के परिजनों का आरोप है कि आरोपी पति के साथ साथ सास ससुर भी इस हत्या में शामिल हैं। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच की। भिवानी के हेतमपुरा निवासी युवक की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। अमित देर रात भिवानी से अपने गांव हेतमपुरा जा रहा था। उसके पिता ने 2 युवकों पर हत्या का शक जाहिर किया। मृतक के पिता ने आरोप लगाया है कि युवक बार बार उनकी बेटी अमित को धमकाया करते थे। उन्होंने पुलिस से इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की। पंचकुला में बरवाला के रिहौट गांव के पास सड़क हादसा हो गया। कार में डिवाइडर से टकराने के बाद आग लग गई, जिससे कार में बैठा व्यक्ति जिंदा जल गया। मृतक की जलने की वजह से पहचान नहीं हो पाई। भारत में अब व्हाट्सएप यूजर्स इसी ऐप से एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप को अप्रूव दे दिया।
लगभग 3 साल से व्हाट्सएप को इसका इंतजार था और अब कंपनी ने इसे भारत में लाइव कर दिया है। व्हाट्सएप यूपीआई बेस्ड पेमेंट की टेस्टिंग पहले ही की जा चुकी है। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए हरियाणा में भी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले चंडीगढ़ और दिल्ली समेत कई राज्यों में पटाखों पर बैन लगाया गया। फरीदाबाद में लगातार पोल्यूशन का असर बढ़ता जा रहा है। बढ़ते पोल्यूशन के बीच प्रशासन की नाकामी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लोगों को पोल्यूशन के बढ़ते स्तर से परेशानी हो रही है। नगर निगम की तरफ से अभी ऐसे कोई इंतजाम फरीदाबाद में नहीं देखने को मिले जिससे पोल्यूशन लेवल को कम किया जा सके। फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से ऊपर पहुंच चुका है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब है। सिरसा में कोरोना के 72 नए मामले दर्ज किए गए। 87 मरीज रिकवर हुए। जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 609। प्रदेश में कोरोना के 2267 नए मामले आए सामने। कोरोना के कारण 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1533 लोगों को रिकवर होने के बाद घर भेजा गया। गुरुग्राम में कोरोना के 704 नए मामले आए सामने। कोरोना के कारण 2 की मौत हो गई। अब तक 224 की मौत हो चुकी है। फरीदाबाद में कोरोना के 452 नए मामले आए सामने। 240 कोरोना मरीज रिकवर हुए। सोनीपत में भी दिखा कोरोना का कहर। कोरोना के 55 नए मामले आए सामने। 61 कोरोना मरीज रिकवर हुए। एक मरीज की मौत। अब तक 53 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। हिसार में कोरोना का खौफ। 208 कोरोना के नए मामले आए सामने। अब तक 142 लोगों की मौत हो चुकी है। अंबाला में कोरोना के 34 नए मामले। 34 कोरोना मरीज ठीक हुए। एक मरीज की मौत हो गई। अब तक 114 लोगों की मौत हो चुकी है। करनाल में कोरोना के 36 नए मामले आए सामने। 19 कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब तक 118 लोगों की मौत हो चुकी है। पंचकुला में कोरोना के 120 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 11 हरियाणा विधानसभा के कर्मचारी हैं। पंचकुला सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने बढ़ते कोरोना मामलों के पीछे त्योहारी सीजन के कारण उमड़ी भीड़ को बताया। शासन दिवस पर 25 दिसंबर से सरकारी कार्यालयों में बंद होगा कागजी कार्रवाई का प्रचलन। 30 नवंबर से नई फाइलों की बजाय डिजिटल फोरम चलानी होगी कार्रवाई और 25 दिसंबर तक पुरानी और नई फाइलों पर तैयार होगा डिजिटलाइजेशन। उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा है कि सुशासन दिवस पर सरकारी कार्यालयों में कागजी कार्रवाई का प्रचलन पूर्णतः बंद हो जाएगा। सभी सरकारी कार्यालयों में डिजिटल फोरम में काम किया जाएगा ताकि कुरुक्षेत्र जिले के सभी कार्यालय ई ऑफिस बनकर पेपरलेस बने। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद ने एक बार फिर से बड़ा उदाहरण पेश किया है। लंबे इंतजार के बाद अभिनेता सोनू सूद के प्रयास से करनाल में सुमित के 28 साल की बेटी विराज की निःशुल्क सर्जरी हुई, जो कि स्पाइनल कोर्ड से जुड़ी गंभीर समस्या की थी। पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो पाने से बेटी की पीड़ा को देखकर घुटती रही विराज की मां दीपिका उसे अब कोई अछूने से पहले ईश्वर की कृपा मान रही है। बच्चा स्वस्थ होने की ओर अग्रसर है। वहीं सोनू सूद का कहना है कि मासूमों की मुस्कान लौटाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं।